हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आप सभी को सर्वप्रथम स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वैसे तो आज हम जो हमारी सीरीज चल रही थी हु एम आई, इसको कंक्लूड करने वाले थे और साइंटिफिक तरीके से जानने वाले थे कि इस जीवन का मकसद क्या है। पर आज स्वतंत्र दिन के इस उपलक्ष्य पर हम इंडिपेंडेंस डे पर ही बात करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम वापस हमारे सीरीज के तरफ बढ़ेंगे। सो आई प्राउड टू बी एन इंडियन एंड वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। साथियों, वैसे तो आज तक आपने देश के इंडिपेंडेंस के संदर्भ में काफ़ी सारे डिस्कोर्स सुने होंगे, चर्चाएं की होगी। लाइक देश आज़ाद कैसे हुआ, आज़ादी कैसे मिली, क्या ये असली आज़ादी है, और भी कई सारे जो कुछ आपके फेवर में होंगे, कुछ अगेंस्ट में आपने बातें की होगी, करी होगी। पर आज मैं एक ऐसा स्टेटमेंट कहने जा रहा हूँ। साथियों, शायद आप किसी भी विचारधारा से हो तो पहले तो आपको मेरा स्टेटमेंट एग्री करना मुश्किल हो सकता है। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि डिसएग्री करने से पहले आप वीडियो को अंत तक देखें, फिर आप जजमेंट दें। अंग्रेजों ने हमेशा सुप्रीमेसी थ्योरी पे काम किया है। इट मीन्स कि वो अपने आप को या अपनी रेस को सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड मानते थे, सुप्रीम मानते थे। एक समय ऐसा भी था कि दुनिया में इतने सारे देशों पे राज किया और इस बात पे उनको पूरा गर्व था कि हमारा सूरज कभी नहीं डूबता। वो ट्रेडिंग के माध्यम से देश में जाते थे, वहाँ की पॉलिटिक्स को समझते थे। उस देश के जो अपर क्लास लोग होते थे, उनसे हाथ मिलाकर सत्ता प्रस्थापित करते थे। और ना सिर्फ वहाँ के संसाधन लूटते, तो वो उन देशों की कुछ अच्छी बातें भी कॉपी करते, जैसे कि कुछ अच्छी फिलोसॉफीज हो गई, जैसे कि इजिप्ट के ममीज़ हो गए, भारत की मूर्तियाँ, कोहिनूर इत्यादि। पर आज हम सिर्फ भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे और आज हम ये देखेंगे कि अंग्रेजों का हमारे भारत पे क्या इफेक्ट हुआ। साथियों, अब मैं जो स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए कि भारत की सबसे प्रमुख और अच्छी घटनाओं में से एक घटना ये थी कि ब्रिटिश भारत में आए और राज किया। शायद आपको यह स्टेटमेंट डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, पर मेरा मानना है कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं मिली है, बल्कि अंग्रेज़ों के वजह से आज़ादी मिली है। इसके पहले कि आप मुझे गद्दार या फिर देशद्रोही का टैग दे, यहाँ मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। हम आज़ादी किसे कहते हैं, यहाँ मैं व्याख्या करने से अच्छा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप काफ़ी सालों तक किसी रेंटेड हाउस में रहे हो, किराए के मकान में रहे हो, और काफ़ी सालों बाद आपने काफ़ी मेहनत से अपना खुद का घर बना लिया, और जब हम अपने खुद के घर में रहने जाते हैं और वहाँ जाके जो फीलिंग्स आती है और हम गर्व से कहते हैं कि ये मेरा घर है, वैसे ही जिस देश को हम अपना कह सकते हैं, जहाँ हमें सारे ह्यूमन राइट्स होते हैं, हम अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकते हैं, हमें सारे अधिकार होते हैं, और हम प्राउडली कह सकते हैं कि ये मेरा देश है। और वैसे सबसे ज़रूरी बात, आज़ादी गुलामी के बाद ही मिलती है। और अगर हम ये दावा करते हैं कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जब 16th सेंचुरी में अंग्रेज भारत में आए तब हमारी स्थिति क्या थी। क्या हमारा एक देश था जैसे आज दिखता है? क्या हमें सब अधिकार थे? मैं आगे बात करूं इसके पहले मैं यहाँ आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ। ये मैप है ईसा पूर्व 250 से 300 साल के सम्राट अशोक के मौर्यकालीन एम्पायर का। ये एक पूरा राज्य है जिसकी सीमाएं ईरान तक जा रही है। और साथ ही अब आप ये सेकंड मैप देखिए। ये है 17th सेंचुरी का, जहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग राजाओं का राज्य है। कुछ मुगल है और कुछ जो पहले से थे। अब आप ये सोचिए कि आप देश किसे कहेंगे, सम्राट अशोक के राज्य को जिसकी सीमाएं ईरान तक थी, या फिर इस 17th सेंचुरी वाले मैप को जो टुकड़ों टुकड़ों में बटा है। अब हमें थोड़ा हिस्ट्री देखना होगा। साथियों, अगर आपने हमारे इस चैनल के पहले के सारे एपिसोड्स देख रखे हैं तो हमने जो रिलीजन वाले एपिसोड्स थे, उसमें देखा था कि 8th 9th सेंचुरी से एक अलग संस्कृति का विकास होना शुरू हुआ था। और 14th सेंचुरी आते आते लोग गुलाम बनते जाने लगे। जो हमारी मूल सभ्यता थी, समन संस्कृति और आजीवक संस्कृति, इसमें ईश्वरवाद का प्रभाव बढ़ने लगा।
लोग आपस में वर्ण व्यवस्था के नाम पर और जातियों के नाम पर बंटने लगे, जिससे देश की एकता विखंडित हुई और देश कमज़ोर होने लगा। और यही एक कारण बना कि मुट्ठी भर मुगल आके आक्रमण कर पाए। अब देखिए कि जो यहाँ का पुजारी वर्ग था, उनका बड़ा सम्मान हुआ करता था, क्योंकि जाति व्यवस्था में पढ़ने का अधिकार सिर्फ उनको ही था। तो वो राजाओं के साथ में भी बैठते थे, जो यहाँ के राजा थे उनके साथ में भी बैठते थे, और जो मुगल राजा नए बने उनके दरबार में भी बैठते थे। और जहाँ उनको जातिवादी रूल अपने वो लाद सके, उन राजाओं के साथ वो हाथ मिला लेते। तो इससे मुगलों का भी फायदा हुआ, क्योंकि उन्हें तो रेडीमेड चाटुकार भी मिल गए और रेडीमेड गुलाम भी मिल गए, जो जातिवादी व्यवस्था में फंस गए थे। जब 16वीं सेंचुरी में ब्रिटिश भारत में आए, तब हमारे देश की स्थिति कुछ इस तरह हो गई थी कि कई राजाएं अपने छोटे बड़े राज्य लेकर बैठे थे। वो आपस में ही लड़ते रहते। ऐसे नहीं कि सभी राजा ऐसे थे, कुछ शिवाजी महाराज जैसे ग्रेट राजा भी हुए हैं, पर ज़्यादातर तो राजा ऐसे ही थे। यहाँ सिर्फ पढ़ने लिखने का अधिकार प्रिस्ट क्लास को ही था, जो पुजारी वर्ग था, जो ब्राह्मण वर्ग था, उन्हीं के पास था, जिनके वजह से वो अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी नियम बना लेते। और अशिक्षा के कारण और राजाओं के दबाव के कारण लोग इन्हें मानते चले जाते, जिससे पूरी 85% आबादी आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पीड़ित हो चुकी थी। जो छोटे व्यापारी थे, जो किसान थे, वो टैक्स के नाम पर, जक़ात के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर अपने ही जगह पर गुलामी कर रहे थे और पुजारियों के घर भरते रहते। जो छोटी जातियाँ थी, इन पर तो इतना अत्याचार किया जाता कि उन्हें अछूत बना दिया गया था। पिछले जन्मों के पाप और भाग्य के कारण इस जातियों में जन्म लिया न, इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों से लोग गुलामी में जाते रहते। अगर आपको भारत की उस वक्त की स्थिति इमेजिन करनी है, तो आप शुद्रा द राइजिंग इस मूवी को देख सकते हैं। एकदम ही अमानवीय अत्याचार की भी हद हो गई थी। जानवर से भी बुरा बर्ताव किया जाता था। महिलाओं का तो इतना शोषण था कि उनका बाल विवाह कर दिया जाता था। अगर पति मर गया तो उसको सती प्रथा के नाम पर जिंदा जला दिया जाता था, या फिर उसका मुंडन करके पूरा जीवन उसका नर्क बना दिया जाता था। देवदासी के नाम पर लड़कियों पर बलात्कार किए जाते थे। महिला एक इंसान नहीं, वो सिर्फ एक भोग की वस्तु थी। 1925 में मिस कैथरीन मेयो ने एक बुक लिखी थी, जिसका नाम था मदर इंडिया, द फेस ऑफ इंडिया। और उन्होंने उस समय के भारत का पूरा आईना दिखा दिया था। और इतनी दिल को दहला देने वाली बातें उन्होंने लिखी, जो उन्होंने खुद अपने आंखों से देखी थी। वैसे ये ओरिजिनल बुक इंग्लिश में इंडिया में आज भी बैन है, पर आप इसकी समीक्षा पढ़ सकते हैं जो अन्य लेखकों ने लिखी है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर उस वक्त जब ये बुक पब्लिश हुई थी, तब काफ़ी बड़े बड़े नेताओं ने और गांधी जी ने भी एक तरफा इस बुक का विरोध किया था। और उस वक्त मिस मेयो का भी काफ़ी विरोध हुआ। मिस मेयो ने उस वक्त पे जो धर्म के नाम पर पाखंड, कर्मकांड के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा था, लूटा जा रहा था, दलितों पर अत्याचार, महिलाओं की उस वक्त इतनी बुरी स्थिति थी, वो सारी बातें उन्होंने वहाँ लिख दी थी। जब मैं कास्टिज़म पे और फेमिनिज़म पे वीडियोस बनाऊंगा, उस वक्त हम इस मदर इंडिया बुक के कुछ घटनाओं पर नज़र जरूर डालेंगे। ये उस समय की स्थिति है जब अंग्रेज़ भारत आए। जब अंग्रेज आए तो वो भी कोई हमें सिविलाइज करने नहीं आए थे, वो भी अपने फ़ायदे के लिए ही आए। पर अपने फ़ायदे के लिए ही सही, पर उन्होंने साइंटिफिक टेम्परामेंट लाया। रेलवेज, टेलीफोन, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल्स, पक्की सड़कें, उस वक्त की नई टेक्नोलॉजी वो साथ ले आए, जिससे दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया बदल गया। नई टेक्नोलॉजी की फैक्ट्रीज बनी। अब उन्हें काम करने के लिए स्किल्ड वर्कर्स और क्लर्क की ज़रूरत थी, तो उन्होंने सभी को पढ़ने का अधिकार दिया। और दूसरी तरफ ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ही सही, पर उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स खोले। चाहे किसी भी जाति या वर्ण का हो, उन्होंने सभी को पढ़ने का अधिकार दिया। और हमारे उस समय के जो नेता थे, उन्होंने खूब इस बात का विरोध किया कि हमारे धर्म का अपमान है, यहाँ पे पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही है। पर फिर भी अंग्रेजों के दबाव के कारण उनको एडमिशन देने पड़ते थे। जब अन्य जाति के लोग बच्चे पढ़ने जाते तो उनका मॉरल डाउन किया जाता, उन्हें पढ़ने से रोका जाता था। और ऐसे स्थिति में भी कुछ लोग पढ़े,
जिन्होंने इस सदियों से चली आ रही गुलामी को समझा और वो आगे आए, जैसे कि महात्मा फुले जी। उन्होंने पढ़ा, लोगों में जागृति लाई, अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया। उन्होंने महिलाओं के लिए एजुकेशन के दरवाजे खोले, सदियों से चली आ रही गुलामी के राज खोलने वाला ग्रंथ दिया गुलामगिरी। पेरियर रामास्वामी नायकर जी और ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने लोगों को जागरूक किया, इस गुलामी से बाहर निकालने का काम किया। और दूसरी ओर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा बुलंद हो रहा था। 1857 में पहली बार बड़ी क्रांति हुई अंग्रेज़ों के खिलाफ। साथियों, अब इस बात को सोचिए, अगर अंग्रेज उसी वक्त आज़ादी दे देते तो हम भारतीय नेताओं के पास में क्या बैकअप प्लान था देश को चलाने के लिए। तो उस वक्त उनके पास में कोई बैकअप प्लान नहीं था। उनका मानना था कि ये देश बहादुर शाह जफर चलाएंगे। एक बात हमें यहाँ ध्यान रखनी होगी कि शिक्षा के अधिकार की वजह से काफ़ी बड़ी क्रांति हो पाई और कई विचारक सामने आ पाए, जैसे कि भगत सिंह जी। उन्होंने कहा कि गोरे लोग जाएंगे तो काले लोगों का राज आ जाएगा। इसीलिए उन्होंने नास्तिकवाद पुनर्जीवित किया और कार्ल मार्क्स के विचार और लेनिन के क्रांति को सामने रखकर एक नई फिलॉसफी देश के सामने रखी। वही बाबा साहब ने समानतावादी विचारधारा सामने रखी। साथियों, एक बात हमें याद रखनी होगी कि देश को आज़ादी ना शांति से मिली है ना क्रांति से मिली है। हमें आज़ादी मिली है पॉलिटिक्स के रास्ते। तो ये एक एपिसोड में पूरा टॉपिक कवर नहीं हो सकता, इसीलिए देश को आज़ादी कैसे मिली इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, जिसमें साइमन कमीशन से लेकर तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक का पूरा सफ़र होगा। आज के टॉपिक से रिलेटेड हम इतना जानेंगे कि अगर अंग्रेज चाहते तो वो इस देश को ऐसे ही छोड़कर जा सकते थे, पर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की कि हमारे जाने के बाद में आपके पास में क्या बैकअप प्लान है देश चलाने के लिए। बल्कि उस समय तो यह एक पूरा देश भी नहीं था, यह एक राजाओं में बटा हुआ था। इतनी भाषाएं, इतनी जातियाँ, यहाँ गुलामों के भी गुलाम थे। ऐसी स्थिति में आप देश को कैसे रन करेंगे। और वहाँ से शुरू होता है संविधान सभा का इतिहास। और बाबा साहब अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय घटना के शिल्पकार। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी की घोषणा जरूर हुई, पर 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान देश को सौंपा था और 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया। इसी संविधान के वजह से सबको इक्वल राइट्स मिले, राइट ऑफ एजुकेशन मिला। अब हम अपने चॉइस से प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। लड़कियां स्पोर्ट्स में जा सकती है, पढ़ सकती है, जॉब कर सकती है। शादी का फैसला उसका अपना होगा। हम अपने चॉइस के हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं। हम अपने हक और अधिकार के लिए कोर्ट केस कर सकते हैं। अब आप कंपेयर कीजिए, जब अंग्रेज आए 16 सेंचुरी में तब भारत, और जब वो गए 1950 के बाद का भारत। अब आप जजमेंट करें कि आज़ादी किससे मिली है। आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। और साथियों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो हमारी सीरीज़ चल रही थी हु एम आई और इस ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो हम साइंटिफिक तरीके से जानेंगे कि इस जीवन का मकसद क्या है। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में, रिश्तेदारों में सभी को शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और साथियों, एक बार फिर